तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता, और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सेम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। डेली ये वीडियो सुबह आती है और डेली आप इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। अगर आप ये डेली अपनी हैबिट बना लें तो विश्वास कीजिए एक समय के बाद आपका हिंदी सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप डेली 25 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट छोटा सा जो 16, 17, 18 मिनट के आसपास का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट इसी तरह से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो इनकी जो कीर्ति है वह है विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, आदमी और अज्ञातवास। तो इनकी कीर्ति है विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान मिला? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक तो व्यास सम्मान किसे मिला है? श्रीलाल शुक्ल जी को। और किस पर मिला है? विश्रामपुर का संत। ये इनका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। मैंने पहले ही बताया, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको प्रत्येक टेस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी भी शब्द या शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और प्रत्यय होता है कि किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो सावधानी, अब आपको बताना है कि सावधानी के अंदर कि जो प्रत्यय यूज हुआ है वह कौन सा है। तो आप देखेंगे एक शब्द होता है सावधान। अब सावधान में क्या जुड़ा है? बड़ा ई। क्या जुड़ा है? बड़ा ई। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। इसमें बच्चे कई बार धानी भी लगा सकते हैं या आनी भी कर सकते हैं गलती से। क्लियर है? क्योंकि बड़ा आ और नी दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ सावधान रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है आपको, देखिए निर्देश दिया है कि 3 से 4 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। तो आपको बताना है मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? मृगधर। अब देखिए काफी ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसका आंसर पता है तो वीडियो रोक कर तुरंत से पहले आपका इसका आंसर दें। तो मृगधर का जो मीनिंग है वो सिंह, चंद्रमा, शिव या मयूर में से एक है। और सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। मृगधर को शिव भी कहते हैं। मृगधर शिव, मृगधर शिव याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पराग का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? पराग का पर्यायवाची। तो भारती, फूल, सुगंध या सुकुमार। तो पराग का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है आपको गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और प्रशासन न्याय यश और अहिंसा पर आधारित है। क्योंकि गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है तो बच्चे देखते ही यहाँ पर अहिंसा लगा देंगे। अगर याद नहीं है तो समझना, अगर याद नहीं है तो देखते अहिंसा लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ है अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से बच्चा अहिंसा लगा के गलती कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, पर कौन सी दृष्टि? धर्मसम्मत, धर्मानुसार, धर्मसापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। कौन सी है? इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष संविधान में भी शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि जहां पर किसी एक धर्म को मान्यता ना हो। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लिखा है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप से जागृत करता है। देखिए आज आप देख रहे होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं थोड़े से, है ना, और फिलिंग द ब्लैंक्स कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है, तो यहाँ शब्द लिख के देखें कौन सा है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना संकीर्ण रूप से नहीं, अस्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी नहीं,
अनिरंजित रूप से बिल्कुल भी नहीं, स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। स्वाभाविक मतलब ऑटोमेटिक, है ना, जो अपने आप से काम करता है। तो राष्ट्रीय की भावना क्या स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय की भावना संकीर्ण है, पतली है, अस्वाभाविक है, मतलब कि है ही नहीं, जबरदस्ती कूट कूट कर ले भैया रे राष्ट्रीय भावना जगा अपने अंदर, ऐसा तो है नहीं, ये ऑटोमेटिक जागती है हमारे अंदर, है ना। तो ये क्या है, स्वाभाविक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 लिखा है विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं आत्मनिर्भरता। मुझे लग रहा है मोदी जी ने क्वेश्चन पढ़ लिया था पहले ही, मालूम है ना, आत्मनिर्भर बनो आजकल नारा चल रहा है, क्वेश्चन आउट हो गया था हमारा। चलिए, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, मतलब कि जितना हम आत्मनिर्भर होंगे विकास उतना ज़्यादा होगा, ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 बताता है निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। मैंने फिर बताया, देखिए व्यंजन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। नासिक्य व्यंजन कौन सा है, और हम जानते हैं कि ये जो होता है क, ख, ग, घ, ड़, ये जो पंचमा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो क्या होता है, नासिक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और 10 में है आंसर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक जानवी सही लिखा हुआ है, पर कौन सा जानवी सही लिखा हुआ है। देखिए जानवी, जहानवी, जहानवी और जहानवी। तो ये जो हा के अंदर हल्का सा ना दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल सही होता है, ये होता है जहानवी। क्लियर है, ये कई बार वर्तनी में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार आता है। अच्छे से देख लेना जहानवी कैसे लिखा जाता है। वांटेड मूवी में जो फिल्म एक्ट्रेस का नाम भी जानवी है, याद रखना। चलिए नंबर 11 पर आ जाते हैं। नंबर 11 निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, महाप्राण आपको बहुत अच्छे से सिखाए गए हैं, अल्प प्राण भी सिखाए हैं और महाप्राण भी आपको बहुत ही अच्छे सिखाए गए हैं। तो कौन से इसमें से अल्प प्राण है और कौन से आपके महाप्राण है, याद होगा क, ख, ग, घ और ड़, ये 5 होते हैं। इसी तरह से 5 नीचे की तरफ होंगे। तो आपको सिखाया है जो फर्स्ट होता है वो अल्प प्राण होता है, दूसरा होता है महाप्राण होता है, ये फिर से अल्प प्राण होता है, ये फिर से महाप्राण होता है और ये फिर से अल्प प्राण होता है। मतलब कि ये तीनों कैसे हैं, अल्प प्राण, और बच्चे बीच के 2 कैसे हैं, महाप्राण। तो आइए देख लेते हैं इसे भी उसी सावधानी के साथ कि अल्प प्राण वर्ण बताइए। तो देखो का और गा कैसे हैं, अल्प प्राण है। बात समझ में आ रही है ना, ये चार्ट आपको बनवाया था, याद करवाया था। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 में लिखा हुआ है आपके आगे भाववाचक संज्ञा बताइए। अभी अभी हाल में आपको भाववाचक संज्ञा का चैप्टर कराया गया है। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर लाइक जरूर करें, और बिल्कुल आराम से अपने सिलेबस की ओर बढ़ते रहेंगे हम लोग। क्लियर है या नहीं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बनाएगी आपका अपना भविष्य यूपी के किसी भी एग्जाम में, चाहे जो भी हो आपका एग्जाम यूपी लेवल का। तो इस प्रैक्टिस को ना छोड़ें, एक आदत डाल लें इसकी भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने बताया था इसके एटलीस्ट 30 सेट तो आएंगे ही आएंगे, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो 30 से ज़्यादा आते ही रहेंगे। और इसके बाद हम एक और प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि रहेगा आपको मैथ का, पर इन 30 के बाद। चलिए शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। मैंने आपको इसका सिखाया था। देखिए लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो क्या होता है, लड़कपन होता है। लड़कों में क्या होता है, लड़कपन। तो लड़कपन क्या है आपका, भाववाचक है। लड़कापन नहीं होता, लड़कपन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और 13 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है। मतलब कि चारों में से 3 रचनाएं निराला जी की हैं, पर कोई एक है जो निराला जी की रचना नहीं है। तो अनामिका, नए पत्ते, आराधना या वीरांगना, इनमें से कोई एक किसकी कविता नहीं है, निराला जी की कविता नहीं है, पर कोई एक कौन सी है, वह है आपकी वीरांगना। वीरांगना निराला जी की कविता नहीं है। इसका मतलब याद रखना, अनामिका किसकी है, निराला जी की। आराधना किसकी है, निराला जी की। नए पत्ते किसकी है, निराला जी की। कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? बहुत अच्छे से बताया था। देखिए स्वर होते हैं स्वतंत्र, ये ना तो किसी की मदद से लिखे जाते हैं ना किसी की मदद से बोले जाते हैं। बचे क्या? व्यंजन। तो सही आंसर क्या है आपका? व्यंजन। व्यंजनों को किसकी मदद से बोला जाता है? स्वर की मदद से बोला जाता है। क्लियर है? तो सही आंसर क्या है? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे किस चीज़ की बात करता है? ठीक है, देखते हैं। लिखा है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो हमेशा अपने मतलब की बात करता हो। बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं उसे? स्वार्थी। भैया हमेशा जब देखो अपने ही मतलब की बात करता रहता है वो तो स्वार्थी है, याद रखना। चलिए क्या है? स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 का क्या आंसर होगा? लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कोई एक वाक्य क्या है? शुद्ध है। पहला लिखा है जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। चलिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही लग रहा है ना? इस पर टिक कर लेते हैं। अभी बाकी दो भी पढ़ते हैं। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक पढ़ते रहना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, देखो ये भी हल्का सा मैच कर रहा है। जब तक मैं न आऊं, देखो यह लिखा मैं न आऊं, यह लिखा नहीं आऊं। तब तक तुम पढ़ते रहना। अब आप बोलिए क्या आप ये लाइन बोलते हैं ज़्यादातर या ये लाइन बोलते हैं ज़्यादातर? बहुत ही अच्छी सी बात है। हम क्या बोलते हैं? जब तक मैं न आ जाऊं। हम नहीं कम बोलते हैं और सही भी क्या है? न है, ना कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सुटेबल है और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 आपको बता रहा है व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। व्यवहार में वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो व्यवहार में वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो यह है बच्चों आपका कौन सा वाक्य है? आइए समझते हैं। हमारे पास सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 होते हैं, ठीक है ना? राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही कर्म है। मतलब कि जब वाक्य में एक विधेय होता है ना, तो और एक ही आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, तब वो क्या होता है? आपका सरल वाक्य होता है। जब एक से अधिक हो जाते हैं, राम ने खाना खाया तथा मनोज ने खाना खाया, मनोज ने खाना खाया, तो ये क्या हो गया? ये आपका कहलाया संयुक्त वाक्य। कैसा? संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब फिलहाल ये जो है आपका ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है? सीख लेते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि एक वाक्य को ढक लें तो दूसरा वाक्य से एक उत्तेजना प्रकट होगी आपके अंदर, क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी। जैसे कि मैं इतना ढक लूँ आगे का, जैसे उसके पिताजी, इतना ढक लूँ और इतना सेंटेंस बोलूँ व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है। मैं बोलूँ व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है और मैं चुप हो जाऊँ तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, वैसा ही है क्या? आगे क्या भाई बताओ, है ना? जब ये वाली क्यूरियोसिटी उठे तो समझ लो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ये भी एक टेक्निक है इसे पता करने की, ठीक है। या फिर मैं इधर का सेंटेंस ढक लूँ और बोलूँ जैसे उसके पिताजी, तब भी आप पूछेंगे फिर क्या? आगे पीछे कुछ तो होगी ना बात, जैसे उसके पिताजी, कैसे उसके पिताजी। तो इस प्रकार की जो क्यूरियोसिटी उठती है वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो उसका सही आंसर है आपका मिश्र वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और इसमें लिखा है आपके लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन कई बार बच्चों का गलत करा देता है। इसमें आंख बंद करके बच्चे लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं बता दूं गलत है। 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस की, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर है ए। समझना, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है आपके भारत का, पर यहाँ बात हो रही है पूरे विश्व की, और विश्व का कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज़ में थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। लिखा है जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हों वह कौन सा होता है? भैया इसके लिए भी हमने जो पिछला प्रैक्टिस सेट था, पिछले से पिछला, उसमें ये क्वेश्चन आया था और ये होता है भैया दोहा।
दोहे का पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? भैया हर पेपर में, हर टेस्ट में, हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब सेम नहीं, कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात। देखिए इसी तरह से तो प्रैक्टिस करने से हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करें। अगर अभी भी ये गलत हो रहा है तो बहुत ही समस्या आप लोगों के सामने है भैया। तो सर्वनाम हमारे जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, पूरे के पूरे 6 प्रकार के। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 हमें क्या बता रहा है? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अर्थात ये कह रहा है कि कोई भी जो शब्द पुल्लिंग होता है उसमें कोई प्रत्यय, मतलब उसके अंत में कुछ जोड़ दिया जाता है जिससे वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो अनुज में आप क्या जोड़ेंगे जिससे कि वो बन जाए स्त्रीलिंग? तो बता दूं, आप जोड़ेंगे बड़ा आ। तो ये जो अनुज है ये पुल्लिंग है, पर मैं बोलूँगा अनुजा तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं जिसके अंत में बड़ा आ रहा है वो स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, पर ये होता है। अनुजा स्त्रीलिंग है, अनुज पुल्लिंग है। तो आंसर क्या है? बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ढूंढाली बोली है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ढूंढाली बोली कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। तो प्यारे बच्चों ये बोली जाती है आपका पूर्वी राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 आपसे क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए पवन, मनोहर, नमस्कार और संयोग, इनमें से कोई एक स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अब स्वर संधि में कौन सी संधि का प्रयोग करा वो हमें नहीं पता, पर है। तो इसका सही आंसर है पवन। देखेंगे कैसे? पो प्लस अन, याद है ना? पवन अयादी संधि, और अयादी संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कल सीखा था। उन 5 भेद में से जो 5वां भेद है अयादी संधि, पवन उसका एग्जाम्पल है। सही है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये आपसे कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें जो शब्द है कोई एक संज्ञा शब्द है, बाकी सब संज्ञा नहीं है। क्रोध, क्रोध क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्रोध एक संज्ञा शब्द है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और लिखा है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत रस में। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हो गया विस्मय। ठीक है ना? तो ये था आपका आज का 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट छोटा सा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और आप इसे डेली देखकर अपना भविष्य बना रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।